तिहाड़ जेल, जिसका नाम सुनते ही एक डर सा लगता है। निर्भया जैसे केस से लेकर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर तक कैसे उन सबको कंट्रोल किया जाता है। लॉरेंस का जो विषय है पिछले 3-4 सालों में कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट कर गया। सिद्धू मूसेवाला के बाद और तो ये दिखाते हैं सब लोग कितने बड़े गैंगस्टर हैं, और जेल में तो हमने अच्छे अच्छों को देखा है। तो कौन से क्रिमिनल सब ज्यादा डेंजरस होते हैं, जो गुस्सा करते रहते हैं या जो बिल्कुल शांत रहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति शांत रहता है। निर्भया केस को आपने बहुत क्लोजली देखा है, तो सभी को था कि इन्हें फांसी मिल जानी चाहिए। किस तरह से उन्हें जब पता चला, उनका क्या रिएक्शन था? उस टाइम तो वो पूरी तरह से ब्लैंक थे, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लॉरेंस बिश्नोई जेल में ही था जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, तो वो जेल में बैठे हुए भी सब कुछ हो जाता है, वहीं से कंट्रोल करता है अपने कामों को। देखिए, लॉरेंस अकेला जेल में है, पर उसका जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट बाहर काम कर रहा है। सो दीपक जी, चंद्रकांत झा के बारे में बताइए। वो कहीं ना कहीं एक साइको किलर है, मेंटली उनको कोई परेशानी है। हमने सुना है कि स्मगल भी बहुत कुछ चीजें होती हैं जेल के अंदर, और ड्रग्स के इंस्टांस देखने को मिलते हैं। मैंने ये भी सुना है कि लड़कियां तक जेल के अंदर स्मगल करके लाई गई हैं। दाऊद कहाँ है नहीं है? क्या पुलिस को अंदर से कहीं इंफॉर्मेशन होती है इस बारे में? दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर। सो हैप्पी टू हैव यू। तो आज हमारे सामने बैठे हुए हैं तिहाड़ जेल के सिंघम, मैं कह सकती हूँ। आप तो बिल्कुल दबंग लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं जी, ये अपने आप में एक एग्जाम्पलरी हैं, और कहीं ना कहीं हम समाज को एक अपना एक आईना हम दिखा रहे हैं, तो इट शुड बी रिप्रेजेंटेबल। वेरी ट्रू, बहुत सही बात कही। मतलब एक दबदबा नजर आना चाहिए कि आपका जो एक वो पुलिस जेलर है, जो वो लुक से ही पता चलना चाहिए आपके। ग्रेट। सो दीपक जी, पहले तो मैं ना आपसे ये बात पूछना चाह रही हूँ कि किसी भी आर्मी ऑफिसर को देखते हैं तो हमारे मन में एक अलग ही सम्मान होता है, जबकि पुलिस भी हमारी देश की ही सेवा कर रही है, और निरंतर उनके लिए ना कोई छुट्टी है, ना होली है, ना दिवाली है, एवरी डे दे आर वर्किंग। बट स्टिल हम लोग पुलिस को देखकर ऐसे क्यों बोलते हैं? कई बार हम बोल देते हैं बच्चों को भी कि अरे हाँ, कुछ गलत काम करोगे पुलिस को बुला देंगे, चाहे हम एक तरह से उन्हें बता भी रहे हैं और साथ में डरा भी रहे होते हैं। तो पुलिस से डर क्यों होना चाहिए? पुलिस तो हमारी अपनी देश की रक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, तो ये वाला क्यों इस तरह से पूरा माइंडसेट बना हुआ है? देखिए, जो पुलिस है, पुलिस वो समाज में रहकर काम करती है, और जो हमारे जो फौजी भाई हैं, जो आर्मी है, नो डाउट रिस्पेक्ट उनके लिए हमारे दिल में भी है जी। तो बॉर्डर पे खड़े हैं, तो जो पुलिस है, पुलिस के सामने जो दोनों पक्ष हैं, एक तरफ कंप्लेनेंट है, एक तरफ एक्यूज्ड है, बिल्कुल, वो दोनों पक्ष समाज के हैं। पुलिस जिस पे भी एक्शन करेगी वो सोसाइटी के अंदर दिखेगा। वेरी ट्रू। और कंप्लेनेंट को, एक्यूज को, दोनों को लगता है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, इस तरह की चीजें रहती हैं। बल्कि जो पुलिस है, पुलिस को काम करना है एज पर लॉ। और वहीं बात करें हम आर्मी की, तो आर्मी को पता है कि अगर वो पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ी है तो सामने जो दुश्मन है वो पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक बात हाँ, है। तो हमारा वो आइडेंटिफाइड है दुश्मन जी। और उसमें इमोशंस हमारे सारे हिंदुस्तानियों के जुड़े हैं कि भाई जो पाकिस्तानी है वो दुश्मन है, उन पे हमारी आर्मी अटैक कर रही है। और वहीं दूसरी ओर जो पुलिस है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है हमारे समाज में रह के। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक सिनेरियो, और मुझे लगता है माइंडसेट चेंज होना भी चाहिए। जो पुलिस है चाहिए, हाँ। पुलिस आपके मित्र है, आपकी सहायता के लिए है। आप दर्जनों ऐसे केसेस देखते हैं, बड़े बड़े केसेस देखते हैं जिसे जो पूरी तरह से ब्लाइंड है, और पुलिस दिन रात मेहनत करती है, उसके बाद कहीं जाके उनको वर्कआउट भी करती है। बिल्कुल, मैं तो कोविड टाइम पे भी मैंने देखा पुलिस ने जिस तरह से काम किया था, जिस तरह से पूरा टाइम वो लगी रही थी लोगों की मदद करने में उस टाइम पर, वो रिमार्केबल है बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी जगह सही हैं और आप पुलिस से मदद मांग रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पुलिस आपकी पूरी तरह से दोस्त है, बशर्ते आप ठीक होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। तो आते हैं हम तिहाड़ जेल की तरफ, जिसका नाम सुनते ही एक डर सा लगता है, लेकिन आपके लिए तिहाड़ क्या है? एक जेल है या एक अलग ही दुनिया है? देखिए, मेरे लिए तो तिहाड़ एक वर्क प्लेस है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जो तिहाड़ है वो जेल तो है,
क्योंकि वहां पर हम इनमेट्स को जो सोसाइटी में किसी भी तरह का कोई क्राइम कर रहे हैं उन्हें हम कस्टडी के अंदर रखते हैं एज पर लॉ, पर साथ ही साथ हम उनके रिहेबिलिटेशन, रिफॉर्मेशन, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, इन चीजों का भी ख्याल रखते हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी जिनको एक्सेप्ट नहीं कर पाई और कानून के हिसाब से उन्होंने कुछ गलतियां की, तो फॉर द टाइम बीइंग उन्हें कस्टडी में लिया गया जब तक उनका जो गिल्ट है वो प्रूव नहीं होता जी। और इन बिटवीन जब तक वो कस्टडी में है, जेल में रह के पूरी तरह से जो रिफॉर्मेशन वो कर सके कि दोबारा सोसाइटी के अंदर हम उनको एंटर कराएं, बिल्कुल, तो फिर से वो हरकतें ना करें। बहुत सही, क्या बात है। अब जैसे हर क्रिमिनल जो भी होता है, क्या हर क्रिमिनल बुरा ही होता है या कई बार सिस्टम बुरा बना देता है उन्हें? देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सी बार ऐसा होता है, क्योंकि बहुत से केसेस आप देखेंगे, जैसे डॉरी की केसेस हम देखते हैं जनरली। हाँ जी। तो जो लड़की पक्ष है वो पूरा फैमिली पैकेज बनाता है, पेरेंट्स के भी नाम है, भाई भाभी, मामा, चाचा, बुआ, इस तरह के नाम देखने को मिलते हैं जो, या फिर आप रोड पे एक्सीडेंट के केसेस आप देखते हैं। तो ये कुछ केसेस इस तरह के हैं कि जिसके अंदर जो क्रिमिनल है या एक्यूज हम कहेंगे जी, वो हैबिचुअल नहीं है, वो सर्कमस्टांशियल इस तरह से आ गया, या बिट ऑफ एग्रेशन में आ गया, या कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि एक्सीडेंटली चीजें हो जाती हैं। तो ये कैटेगरी एक अलग है, और वहीं दूसरी तरफ जो सिंडिकेट चला रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने गैंग्स चला रहे हैं जी जी, तो वो चीजें एक अलग है। तो आपको क्या लगता है कि कोई भी क्राइम से पहले हमारा सिस्टम किस जगह पर फेल हो रहा है हर बार? देखिए, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और सिस्टम सिर्फ सिस्टम नहीं, फेलियर की जो शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो सबसे पहले पारिवारिक तौर पर है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज है वो पहले घर से शुरू होती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पता होता है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो जो पहली सीढ़ी है वो हमारा परिवार है, फिर हमारा समाज है, और फिर ये सारी चीजें कोरिलेटेड है। गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट इस तरह का लेकर आए, अवेयरनेस इस तरह की लेकर आए कि जो हमारा मोस्टली अभी जो हम क्राइम देखते हैं वो सारा यंगस्टर है, यूथ है। बिल्कुल, हाँ, अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे चले गवर्नमेंट की तरफ से जी, कि समाज में रहते हुए, घर में रहते हुए लोगों को पता रहे कि उनके डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं। बिल्कुल, ये पता होना चाहिए सबको। अब आप तो डेली पता नहीं कितने ही क्रिमिनल्स से मिलते हैं आप, तो किस तरह के हर तरह के क्रिमिनल से सामना होता है, देखते हैं आप उन लोगों की एक वो मेंटल स्टेटस आपको पता चलता है, तो कौन से क्रिमिनल सब ज्यादा डेंजरस होते हैं, जो गुस्सा करते रहते हैं या जो बिल्कुल शांत रहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है क्रिमिनल्स के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा करने वाला भी ऐसा इंसिडेंट कर देता है कि आप सोच नहीं सकते, और कई जगह ऐसा है जो कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम शांत है, पर जब वो फटेगा तो चीजें चौरी करेगा ना। पर मुझे कहीं पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति शांत रहता है जी, हाँ, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोग जानते हैं कि कहते हैं ना कि बोलने से, शेयर करने से मन हल्का होता है। बिल्कुल हाँ, ठीक बात। हाँ जी। तो जो थोड़े से इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज हैं वो अगर क्राइम की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप उनका दिमाग ही नहीं पढ़ पा रहे। बिल्कुल ठीक। जो गुस्सा करने वाला है वो कहीं ना कहीं बोल के बताकर थोड़ा सा इंडिकेशन देता है कि वो किस हद तक जा सकता है जी जी। और जो व्यक्ति शांत है, जो क्रिमिनल शांत है, उसका कुछ नहीं पता एक्शन प्लान क्या है, क्या टाइमलाइन है, बिल्कुल कुछ नहीं जानते जी। ओह गॉड, तो वो ज्यादा डेंजरस है एक तरह से, कुछ कंडीशंस में वो ज्यादा डेंजरस है। पर वहीं दूसरी ओर जो गुस्सा करने वाला है, जो एक्सप्रेस कर रहा है, उसको चीजों का पता है कि हाँ, वो चीजों को देख भी रहा है, ग्रैब भी कर रहा है, तो उसका जो मोडस ऑपरेंडी होगा हम वो भी कहीं ना कहीं खतरनाक है। तो जेल में भी तो होते होंगे ना कुछ बड़े ही शांत बैठे रहते होंगे और कहीं अपना अग्रेशन जाहिर कर देते होंगे। हाँ, इस तरह के हैं, तो उनको हमने अलग से क्लासिफाइड किया हुआ है। अच्छा। हाँ, जिनको अलग वार्ड में रखा हुआ है। तो हाँ, उनका टाइम टू टाइम जो आप काउंसलिंग आप कह सकते हैं, उनकी काउंसलिंग भी चलती है, उनकी मेडिसिन भी हैं, जिससे उनका माइंड थोड़ा रिलैक्स रहे। ओके, तो दीपक जी, आपने कभी किसी क्रिमिनल की आंखों में सच्ची गिल्ट देखी है? हाँ, देखिए, एक स्टेज आने के बाद लगता है, क्योंकि जो जेल में जब कोई भी अगर आ रहा है इनमेट, तो पहले वो अंडर ट्रायल कैटेगरी में है जी। जब तक वो अंडर ट्रायल कैटेगरी में है, जब तक वो कहता है कि मैं निर्दोष हूँ या मैंने नहीं किया,
मोस्टली सभी अपराधियों का यही लाइन होती होगी। 98% जो इनमेट्स हैं जी। वो यही कहते हैं मैंने नहीं किया, या मुझसे अनजाने में हो गया, ओके। या मैं तो था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। हाँ हाँ। इस तरह की चीजें, रिफ्यूजल आप कह सकते हैं। हम्म पर वहीं जहां दूसरी तरफ जब उनको कस्टडी हो जाती है, हम्म जब उनका एक्यूजेशन पूरा फाइनल हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, जब वो प्रूफ कन्विक्ट हो जाते हैं, वैसे, हाँ हाँ, कन्विक्शन के बाद रिपेंटेंस देखने को मिलता है। मिलता है उसके बाद देखने में। अब मैं आती हूँ, आप निर्भया केस को आपने बहुत क्लोजली देखा है। एक्चुअली देखा जाए तो निर्भया केस जो है वो हमारे देश के लिए काले धब्बे की तरह है। मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ तो दिल दहल जाता है। जिस तरह से रेप किया गया था, जिस तरह से बर्बरता से उस लड़की का मर्डर हुआ, मतलब हम लोगों को अभी भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसी का ही एक मेन कल्प्रिट मुकेश सिंह था। उनकी एक वीडियो आई थी उस इंसान की। उसमें उसने कहा था कि रेप का मेन रीजन जो है वो लड़की है, क्योंकि वो कम कपड़े पहनकर अगर निकल रही है, वो पार्टीज कर रही है रात को। और सबसे घिनौनी बात जो उसने कही थी वो ये कही थी कि अगर किसी लड़की का रेप हो रहा है, अगर वो शांत रहे तो उसके साथ इतनी बर्बरता ना हो, मतलब वो रेप करा ले। ये उसकी मेंटल स्टेटस था उसका, इस तरह का। तो इस तरह के मेंटल स्टेटस के साथ बहुत से क्रिमिनल आते होंगे, जो मुझे लगता है वो तो थे ही, उसके अलावा भी। तो जेल में रहते हुए क्या उनका कुछ सुधार होता है ऐसे लोगों का जो देखिए, इतना गंदे होते हैं? देखिए आपने बात की मुकेश की, जी। तो मुकेश का कुछ अगर मैं आप ही से जानना चाहूँ, कुछ बैकग्राउंड अगर आप जानते हो, उनकी क्या एजुकेशन थी, क्या थी, फैमिली बैकग्राउंड क्या था। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक फॉर्म्स में जितना हमने देखा, ये 4 से 5 जितने भी एक्यूज थे इसमें, ये सारे एक बहुत ही लोअर मिडिल फैमिली से थे, और इलिटरेट भी थे, अनएजुकेटेड लेकिन थे। जो भी है, मतलब उनके संस्कार इतने गंदे थे हाँ, कहीं ना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति की राय लेना, ओपिनियन लेना, हम्म अगर हम ऐसे व्यक्ति की राय को ले रहे हैं, ओपिनियन को ले रहे हैं, और उसको रील के माध्यम से समाज में हम स्प्रेड कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। जी, ये क्योंकि बात भी आपकी बिल्कुल हाँ, सही है। क्योंकि बहुत से अच्छे जो आप फिलोसफर्स हैं, ग्रेजुएशन तो कुछ भी नहीं है, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमफिल हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की राय को हम अगर दिखाएं, जी। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ सुधार देखने को मिलेंगे, लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। और आप एक ऐसे व्यक्ति की राय पे आप चर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे समाज का एक सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव पक्ष यही है कि नेगेटिविटी जल्दी वायरल होती है। जब इस तरह की वायरल होती है ना, वीडियोस निकलती हैं, तो वो वायरल हो जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है कि देखो ऐसा बोला, ऐसा बोला। और अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो उसको लोग कम देखना हाँ, पसंद नहीं, आपने करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपसे ये बात पूछी कि ऐसे लोग, जब ऐसे मेंटल स्टेटस के लोग वहां पहुंचते हैं, तो क्या उनमें कहीं कुछ सुधार होता है या नहीं होता है? वो ऐसे ही रहते हैं हमेशा? देखिए, जो जेल है वो एक तरह का रिफॉर्मेशन सेंटर है, जी जी। रिहेबिलिटेशन सेंटर है। तो जितने अप टू एक्सटेंट लेवल पे हम उनको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं कि हाँ, आप सुधार कीजिए, दोबारा सोसाइटी में अगर उनको मौका दिया जाए जी। फिर से जाने का, तो दोबारा वो इस तरह की चीजें ना करें। लेकिन बहुत सी केसेस ऐसे हैं जो सिंडिकेट, जैसे मैंने बताया, सिंडिकेट चला रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम चला रहे हैं, तो उन्हें तो जेल अपना घर लगती है। तो बिल्कुल। इस तरह के रिफॉर्मेशन या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है। पर जो वन टाइम ऑफेंडर हैं या सरकमस्टांशियल वो कहीं फंस गए हैं, जी जी। हाँ, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं उनको फायदा देते हैं। और जब उन्हें फायदा मिलता है तो हमारी सोसाइटी को भी फायदा मिलता है। बहुत सही बात है, बिल्कुल। अब जब ये निर्भया केस चल रहा था तो सभी को था कि इन्हें फांसी मिल जानी चाहिए। और जब वो फांसी वाला दिन जब आया था तो आप वहीं पर थे उस टाइम पर, आपने वहां पर सब कुछ मैनेज किया था एक तरह से। तो उनके चेहरों पे आप वो कुछ बता सकते हैं उस टाइम का जो नजारा रहा वहां पर, किस तरह से उन्हें जब पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था? वो कैसे हो गए थे? एकदम डर गए थे, या गिल्ट और बढ़ गई थी, रोने लगे थे, या क्या हुआ था उस टाइम पर जब उन्हें पता चला था? देखिए, जब वो ये जो इंसिडेंट है 16 दिसंबर 2012 का इंसिडेंट है, और जिसका एग्जीक्यूशन 20 मार्च 2020 को हुआ। जी। तो ये 8 साल का जो गैप चला है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, आपको पता ही होगा कि पहले सेशन कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, जी। फिर मर्सी पिटीशन, फिर जी। हमारे प्रेसिडेंट साहब,
हाँ जी। तो ये पूरा जो कोर्स ऑफ एक्शन है चला, इसको चलते चलते तकरीबन 8 साल लगे। और तो अच्छा खासा टाइम लगता हाँ, है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट ने उनको दोषी करार दे दिया, सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ गया, या प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कुछ रहा, तो वो बड़े पक चुके थे। उनको अच्छा, हाँ, उनको लास्ट मोमेंट भी ये था कि हम कि बच जाएंगे। हाँ, उनका वकील अब फिलहाल कुछ कुछ नया निकाल कर लाएगा ओ, और इसको एक्सटेंड करा लेगा, हम्म। क्योंकि ये मार्च में दिसंबर से रेगुलर चल रहा था कि हाँ, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। जी, और उनके जो वकील साहब थे, उन्होंने भी जितने पैतरे वो खेल सकते थे, जी। चाहे उनकी फैमिली की तरफ से या उनकी तरफ से, हाँ, हर तरीके से उन्होंने जो पिटिशंस थी, याचिका दाखिल की उन्हें बचाने की। जी। जी। कभी उनके वाइफ की तरफ से, कभी उनके पेरेंट्स की तरफ से, हम्म। तो जो भी हथकंडे वो अपनाना चाहते थे उन्होंने अपनाए। तो लास्ट तक भी उन्हें ये था कि अब भी वकील साहब कोई कुछ नया मंत्र लाएंगे और हम और बच हाँ, जाएंगे। और हम फिर से बच जाएंगे। हाँ, तो फिर जब उन्हें पता चला तो फाइनली कभी तो उनको पता चला होगा ना कि अब बस अब ले जा रहे हैं या कुछ। फाइनली उन्हें सुबह हाँ, 4 बजे के राउंड पता चला था, जब मैंने उन्हें कपड़े दिए कि मैंने कहा भाई आप कपड़े चेंज कर लो। तब समझ गए वो। हाँ, तब वो समझ गए कि अब कुछ होने वाला है। अच्छा, तो चुप करके पहन कर चल पड़े या मतलब रोए या कुछ घबराए या नहीं, कुछ उस ऐसा? उस टाइम तो वो पूरी तरह से ब्लैंक थे। ब्लैंक थे तब हाँ, वो। अच्छा। क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो मुझे लगा उनके फेसेस देखकर कि उन्हें नहीं था अंदाजा कि ये चीजें होंगी, क्योंकि रात को जी। 1:30 बजे के अराउंड शायद उनके जो वकील साहब थे, आई गेस AK सिंह करके नाम था कुछ उनका। जी, जी। हाँ, रात को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक एप्लीकेशन फाइल की थी, जो शायद रिजेक्ट हुई, कुछ ऐसा रहा। जी, जी। क्योंकि हम तो अंदर थे, हमें तो बिल्कुल, हाँ, हाँ। हम तो एग्जीक्यूशन पे थे, तो हमें भी बाहर मीडिया के माध्यम से पता चला जी। कि जो कोर्ट है वो रात तक चली। अच्छा। जी, ओह! रात को 3-4 बजे तक कोर्ट चली है, फिर कहीं फैसला आया है। अच्छा, और 4 बजे मॉर्निंग में आया फिर। एग्जैक्टली 4 बजे के अराउंड हमें फाइनल, जब DM साहब ने एंट्री की जेल में, अच्छा। तो क्योंकि पूरा कोरम होता है, DM रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, जी, सबकी प्रेजेंस में फांसी होती है, जी, बिल्कुल। तो तब हमें लगा कि हाँ, आज हम इसको एग्जीक्यूशन को पूरा करेंगे। तो वो चारों को इकट्ठे दी गई या एक-एक करके लेकर जाए? चारों को एक साथ दी। चारों को एक साथ दी गई। जी। ओह गॉड! और वो मतलब एकदम जब फांसी दी जाती है तो कुछ छटपटाहट होती है या एकदम? नहीं, देखिए, जो फांसी है, मतलब एक तरह से कोशिश ये रहती है कि जितना मैं इसका क्या मैं वर्ड बोलूं कि जो भी जिसकी हैंगिंग होने वाली है, मतलब उसको इतना ज्यादा आप कह सकते हैं पेन ना हो, हुँ। क्योंकि पीछे से हाथों को बांधा जाता है, पैरों को बांधा जाता है, जी, और फेस को मफल्ड किया जाता है। जी, हाँ, तब कहीं जाके फांसी दी जाती है। जी। तो कोशिश तो यही रहती है कि ज्यादा परेशानी ना हो। तो दीपक जी, आप लोग तो क्रिमिनल नहीं हैं। जब आप ऐसा सीन देखते हैं, तो आपकी मन स्थिति किस तरह की होती है? मतलब आप लोग भी घबरा जाते हैं या आपको कहीं न कहीं ये भी एक प्राउड फीलिंग होती है? और जैसे इन लोगों को जब फांसी लगी थी, तो हम लोगों को तो बहुत खुशी हुई थी कि अच्छा हुआ, फाइनली इन्हें फांसी हो गई। तो इस तरह की फीलिंग आप लोगों को भी हुई थी उस टाइम पर? देखिए, फांसी जो अपने आप में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एग्जीक्यूशन है, जी, और शायद कोई और केस होता तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पता नहीं क्या चीजें हम कर रहे हैं, परेशान भी होते शायद। हुँ, पर इस केस में सिर्फ मेरे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड के सबके सेंटिमेंट जुड़े हुए थे। जी, तो हमें तो, बल्कि मुझे तो बड़ी प्राउड फीलिंग थी कि मेरे को स्पेशली ट्रांसफर करके वहां बुलाया और इसका तिहाड़ जेल में। एग्जीक्यूशन का पार्ट बनाया। जी, तो ये तो एक प्राउड मोमेंट्स थे जी। कि हाँ, हम एक समाज के अंदर एक जजमेंट, क्योंकि फांसी मुझे ऐसा लगता है कि शायद इससे पहले अफजल गुरु को हुई थी। हाँ, बहुत रेयर ही जी। होते हैं ये केसेस। हाँ। तो इससे पहले अफजल गुरु को फांसी हुई थी, उसके बाद इस तरह की फांसी, वो 4 लोगों को एक साथ फांसी एक देना, साथ फांसी। हुँ, ये काफी लंबे समय बाद हुई थी, बिल्कुल, और इस तरह के केस के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर एक बात और कि जब ये हो गया था तो उसके बाद का क्या मतलब आप बाहर निकले तो या आपने क्या कुछ पुलिस को कुछ वाहवाही मिली थी, क्या हुआ था? देखिए, ये जो एग्जीक्यूशन था 20 मार्च को 2020 को जी, सुबह तकरीबन 5:30 बजे जब हमने किया, जी, तो जो फांसी कोठी है उससे तकरीबन 700-800 मीटर बाहर पब्लिक एरिया है। तो वहां से हूटिंग की आवाज
अच्छा। अंदर 5:30 बजे करेक्ट, मैंने अपनी घड़ी जब देखी 5:30 बजे अंदर भारत माता की जय इस तरह के नारे बाहर से में सुनाई दे रहे थे, तब हमें लगा कि हाँ हमने आज कुछ बहुत हाँ अच्छा काम हुआ है, एक अच्छा काम हुआ है, सोसाइटी में एक एग्जाम्पल हम लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया सेट किया है, बिल्कुल। और ये इस तरह के एग्जाम्पल्स मुझे लगता है, ईश्वर ना करे, हम सबसे पहले तो हमारी समाज की सोच बदलनी चाहिए। है। एग्जैक्टली या एक महिला के लिए सम्मान की जो वो सम्मान बढ़ना चाहिए, इस तरह की सोच बदलेगी तो ऐसे केसेस नहीं आएंगे, ऐसे केसेस नहीं आएंगे तो फांसी जैसी सजा नहीं होगी। बट स्टिल अगर कोई गलत करता है तो मुझे लगता है कि सजा भी जल्दी नहीं मिलनी देखिए, चाहिए। और हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम कहें, लॉ सिस्टम कहें, वो अपने आप में बहुत रिस्पेक्टफुल है। पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिसी है रिफॉर्मेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं डेटरेंट होनी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। एक डर जब तक समाज में रहेगा जी। तब तक चीजों को पे कंट्रोल रहेगा। रिफॉर्मेशन बहुत अच्छी चीज है, रिफॉर्मेशन होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल पर डेटरेंस को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ये बात तो भाई बिल्कुल सही है। अब जैसे लेडीज भी काफी क्राइम में, क्या ज्यादा है लेडीज क्रिमिनल ज्यादा है, या मतलब इन कंपैरिजन टू मेल कम है काफी? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, लेडीज भी हैं अभी। हाँ जो राजस्थान की लेडी डॉन, मैं जी। उनका नाम स्किप कर रहा हूँ, जिनकी अभी शादी हुई है काला जठेड़ी से। हाँ जी। इससे पहले वो शायद आनंद पाल सिंह तोमर की वाइफ थी। हम्म तो इस तरह की केसेस भी हैं, लेडीज भी हैं, कहीं ना कहीं गैंग्स ऑपरेट कर रही हैं। हाँ, पर कहीं ना एक अगर हम बात करें वेटेज की या कंपैरिजन की, तो मेल्स कहीं ज्यादा हैं। मेल ज्यादा है। जी। पर एक बात मैं सोचती हूँ कि आप लोग अपने इमोशंस को कैसे बनाए रखते हैं? मतलब आप रोज इतने क्राइम देख रहे हैं, बड़े से बड़े क्राइम देख रहे हैं, छोटे से छोटे, तो आपके पास डेली इस तरह के केसेस तो आते ही रहते होंगे कि आज एक औरत ने अपने हस्बैंड को मार दिया, हस्बैंड ने वाइफ को। आजकल तो ये बहुत होने लगा है इस तरह के क्राइम। तो आपको ऐसे क्राइम जो भी होते हैं उनको लेकर आपकी फीलिंग्स क्या रहती है? जैसे हम लोग तो हिल जाते हैं, पुलिस के लिए क्या रहती है फीलिंग? देखिए, ये जो हमारी कोचिंग आप कह लें, जी। या हमारी जो टीचिंग है, वो हमारी ड्यूटी के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर ही होती है। शुरू में 1-2 साल जब मैं भी 2009 में मैंने ज्वाइन किया, तो शुरू में लगता था कि यार ऐसा भी होता है, इस तरह के केसेस भी होते हैं। पर अब तो हम पक चुके हैं, चीजें हम देखते हैं। 15-16 साल मेरे को हो चुके हैं सर्विस में। जी। तो हम अपने जो हमारा सेट है, प्रोसीजर है, जो लॉ है, लॉ जो कहता है, हम उस पे रहते हैं। सामने वाला, और बहुत से केसेस में यही होता है, यही सुनने को मिलता है कि सर हमने नहीं किया, गलती से हो गया, जी। मैं तो वहां था ही नहीं, जी। या ये झूठा केस है। हाँ हाँ हाँ। तो हम बिल्कुल शांत रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं कि ठीक है, हम जो है उसकी एफआईआर है, एफआईआर देखेंगे। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो पुलिस है, बिल्कुल वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो आग होती है तो धुआं उठता है। ये बात तो हाँ, सही है, तो बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट अगर किसी की 10% है, 20% है, और ऐसा उसको लगता है, इनमेट को लगता है कि भाई मैंने इतना कुछ नहीं किया। अब सपोज दैट आप मानकर चलिए कि आपका किसी व्यक्ति से झगड़ा होता है, आप झगड़े में अपने बचाव के लिए आप उसके ऊपर ईंट या पत्थर थ्रो कर देते हैं। बिल्कुल। आपने तो उसको हर्ट करने के लिए थ्रो किया, पर उसको कहीं ऐसी जगह वो लग गया कि जिससे उसकी डेथ हो गई। तो आपकी इंटेंशन नहीं थी, पर मर तो वो गया। और कई बार खुद को, कोई कई बार होता है बचाने के चक्कर में, एग्जैक्टली। या हाँ जी। क्राइम हो जाता है। तो फोर्स है, फोर्स की कोई कहते हैं कि कोई पैमाना नहीं है उसको नापने का। आपने तो मारा उसको, सपोज इट चेस्ट पे मारा, वो नीचे झुक गया, सर पे लग गया, उसकी डेथ हो गई। आपके हिसाब से तो आप चेस्ट पे मार रहे थे, पर लगा उसको सर पे है। तो इस तरह की चीजें हैं, बहुत होता रहता है। जी। तो हम तो बड़े पत्थर नहीं हो जाते ये सब सुन सुनकर डेली? मतलब हम एक सुनते हैं हम हिल जाते हैं, आप दिन में कितने सुनते हैं? तो क्या पत्थर नहीं हो जाता दिल सुन सुनकर? हाँ, अब इतना फर्क नहीं पड़ता। अब तो हम सामने सामने देखते हैं कि इनमेट आता है बंद होके कि किस केस में आए हो, कि जी 2 मर्डर हैं, 3 मर्डर हैं, या इतनी स्नैचिंग है। इतनी इतनी ऐसी वाली फीलिंग्स को लेकर जब घर जाते हैं आप, तो घर पे कैसे खुद को नॉर्मल रख पाते हैं? नहीं, शुरू में थोड़ा सा रहता था, शुरू में डिस्टर्ब रहते थे 1-2 साल, पर अब नहीं है। अब घर वालों को भी पता है, हमें भी पता है कि भाई वो सिर्फ हमारा वर्क प्लेस है, ये हमारा काम है। जी। घर घर है। जी, एग्जैक्टली। बिल्कुल। घर पे आप नहीं, आपकी वाइफ ही है दरोगा आपकी।
आपकी जेलर। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए मैं, मेरा तो आपको भी पता है और कुछ व्यूअर्स को भी पता होगा, तो मैं तो अपना स्ट्रेस सारा जिम में निकाल लेता हूँ। बिल्कुल, आप तो बहुत ज़्यादा जी। फ़िटनेस फ्रीक हैं और वो हम सभी को पता है, आपके पेज पे जाओ तो पता चल जाता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं अपना पूरा। एक बैलेंसिंग लाइफ रखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो आप, बहुत जी, ज़रूरी है। जी, आपका जो वर्क प्लेस है वो अलग रहे, फैमिली अलग रहे, आपका पर्सनल टाइम भी रहना चाहिए। जी, और बिल्कुल, हाँ, और सभी का एक रेशियो अगर सही रहता है तो मुझे लगता है कि इंसान कुछ अचीव भी करता है। बिल्कुल। हाँ, और स्ट्रेस फ्री भी रहता है। स्ट्रेस फ्री भी रहता है, आप फिजिकली मेंटली जो है स्टेबल रहते जी। हैं, राइट, दैट्स सो ट्रू। अब जैसे निर्भया जैसे केस से लेकर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर तक, आई मीन क्राइम का रूप इतना बदलता है जेल में, कैसे उन सबको कंट्रोल किया जाता है इन लोगों को देखिए जो एक ही जेल में, तिहाड़ में? ये लॉरेंस का जो विषय है, पिछले अभी तकरीबन 3-4 सालों में कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट कर गया, जी, सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाले के बाद में ज्यादा। जी। जी जी। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितना मीडिया ने भी और सोशल मीडिया ने भी हम्म जो हाइप दी है हम्म। वो कहीं ना कहीं गलत है। जी। और ऐसा, अगर अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए मीडिया, सोशल मीडिया ऐसा ना करे तो हम्म कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि कहीं किसी भी तरीके से समाज को ये लोग फायदा तो दे नहीं रहे, बिल्कुल नुकसान सही ही बात पहुंचा है, रहे हैं। हाँ। आप डेली न्यूज़पेपर में देखते हैं, आज यहाँ थ्रेट मिली है, आज यहाँ गोली चली है, हम्म। इस गैंग ने जिम्मेदारी ली, उस गैंग ने बिल्कुल जिम्मेदारी ली। बिल्कुल। लॉरेंस जैसे 10 गैंग और हैं। तो बात अगर इनकी मैं करूं कि इनको कंट्रोल करने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। जेल के अंदर एक सेट ऑफ लॉज है, उसके हिसाब से हम इनको लॉज करते हैं, तो हम्म कोई ऐसी परेशानी हमें आती नहीं है, इनकी तरफ से भी नहीं आती। हम्म। और बाहर तो ये दिखाते हैं सब लोग कि आपस में पता नहीं कितने बड़े गैंगस्टर हैं, हम्म। पर जेल में तो हमने अच्छे अच्छों को देखा है। और ये यूजुअली अपनी सेल से निकलना भी पसंद नहीं करते। अच्छा। हाँ, कहीं ना कहीं एक डर की सुई इनके ऊपर होती है अच्छा। कि अपोजिट गैंग मेरे पे हमला ना कर दे। ओके। जी। हम्म। तो जेल में तो ये कहीं ना कहीं शांत रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एज सच कोई इंसिडेंट हमें देखने को नहीं मिलता कि लॉरेंस की तरफ से या किसी और दूसरे गैंगस्टर की तरफ से जेल हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई परेशानी हो। ओके। अब जैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल में ही था जब सिद्धू मूसावाला का मर्डर हुआ था। जी हाँ। हाँ, तो आई मीन वहां रहते हुए फिर भी इन लोगों ने जिम्मेदारी काफी जल्दी ले ली थी, तो वो जेल में बैठे हुए भी सब कुछ हो जाता है, वहीं से कंट्रोल करता है अपने कामों को देखिए लॉरेंस अकेला जेल में है, पर उसका जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट बाहर पूरा। काम कर रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस के साथ गोल्डी बराड़ ने ली थी, जो शायद कहीं बाहर था। जी। हाँ। हाँ, वो शायद कनाडा में था, आई हाँ। थिंक, है ना? हाँ, कहीं अब्रॉड था वो। जी जी। तो देखा जाए तो सारा कुछ तो ये लोग बाहर से ऑपरेट करते हैं, और पूरा एक कह सकते हैं आप टीम इनकी काम कर रही है, गैंग काम कर रहा है। जी। तो एक ही चेहरा तो अंदर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बस उसको हाइप देने के लिए साथ में नाम ले लेते हैं। जी। बाकी ऐसा भी नहीं है कि जो इनमेट्स हैं, अब इनसे मिलने इनकी मुलाकातें आती हैं, हम्म इनके दोस्त भी आते हैं, फैमिली वाले लोग भी आते हैं, और ये लोग तो कहीं ना कहीं सिंडिकेट चला रहे हैं, तो सभी लोग इन्वॉल्व हैं जो मिलने आ रहे हैं। जी। तो मैसेज पास करना कोई बड़ी चीज नहीं है। वहीं से अंदर से ये काम करते रहते हैं, हाँ, कोई कंट्रोल मिलने करते। आ रहा है तो हाँ, अपने मिलने वालों को ये बोलते हैं कि भाई इसको ये बोल देना, या तो इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता कि इन लोगों को कम से कम लोगों से मिलने दिया जाए, या सबके साथ एक सा ही होता है सब? नहीं, देखिए ये तो एज पर रूल जो 10 लोगों को हम अलाउ करते हैं, पर उन 10 लोगों की गारंटी हम नहीं ले सकते ना, कि ऐसे। कौन आ रहा है? हाँ, नहीं, वो हमें पता रहता है कौन मिलने आ रहा है, पर हमें ये नहीं पता कि वो 10 लोग बाहर जाके किन से मिलेंगे। हम इनमेट की तो गारंटी लेंगे। बिल्कुल ठीक बात। जी। हाँ। और कहीं ना कहीं ये जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम वाले हैं, इनके आप फैमिली मेंबर आप कह लो या इनके दोस्त कह लो, ये सब हैंड इन ग्लव्स होते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं बाहर ये। हाँ, हम्म। तो इस तरीके से ये चीजों को आगे अपने सिंडिकेट को बढ़ाते हैं। सो दीपक जी, चंद्रकांत झा के बारे में बताइए, सीरियल किलर, और वो भी क्या नॉर्मल इंसान की तरह बात करता था? आपके टाइम पर है वो, मतलब अभी भी है वहां पर, या क्या हाँ, सीन है? चंद्रकांत झा सीरियल किलर, मुझे लगता है शायद 7 से 8 केसेस हैं। अच्छा। और दिल्ली रोहिणी कोर्ट से उसको उनको जो है कन्विक्शन हुआ। हम्म और मेरे पास था वो, जेल नंबर 3 में भी था, जेल नंबर 2 में भी था। हम्म। तो
वो कहीं ना कहीं एक साइको किलर है। मेंटली मुझे लगा शायद मेंटली उनको कोई परेशानी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनके जो केसेस जो हमने उनके साथियों ने बताए, बाकी लोगों ने बताए, तो उनका कोई मोटिव ऐसा ऐसा समझ नहीं आया कि उन्होंने मारा क्यों। ओके। बस वो कहते हैं कि मारने का शौक था या तो छोटी छोटी बातों पे। ऐसे डर नहीं लगता, ऐसे किलर जो किलर्स आते हैं जब जेल में, तो वो नॉर्मल बिहेव करते हैं या वहां भी वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जैसा अब आप बता रहे हैं कि उसका मेंटल स्टेटस ही ऐसा है कि कोई रीजन हो ना हो तो वो जेल में भी किसी हाँ, को हार्म कर सकता है? नहीं देखिए, जेल में तो शुरू में जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब तक उनका अंडर ट्रायल पीरियड था चंद्र जी झा जी का, जी। तब तक तो वो कहीं ना कहीं जेल में परेशानियां कर रहे थे। हम्म। पर कन्विक्शन के बाद मैंने बहुत बदलाव देखा उसके अंदर। अच्छा। तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके और अपने रहने खाने सोने को लेके अब बड़ा डिसिप्लिन है। जेल नंबर 3 में है अभी वो। जी। और अब पिछले काफी टाइम से किसी भी तरह की कोई परेशानी जेल को देना या कोई पनिशमेंट पुट अप होना, ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है। हाँ, शुरुआती दौर में वो जब वो कहते हैं ना कि कुछ टाइम बाद अकल आती है, पता लगता है मैंने क्या किया और अब मैं कहाँ पर हूँ जी और अब बिल्कुल। अब मेरे साथ क्या होगा। हाँ। जब वो चीजें समझ में आती है तब इंसान को लगता है कि हाँ यार, चीजें मैंने खराब किया अपना। जी। पर सुकेश झा की भी बात होती है बहुत, वो अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से भी कम नहीं समझता। देखिए, और मैंने सुना है उनका बहुत से सेलिब्रिटीज के साथ में रिलेशन, मेनली जैकलीन के साथ भी हाँ, था, और उनका एक मैटर चल रहा है। निकी तंबोली उन जी लोगों जी। के साथ में। हाँ जी। हाँ, उनका मैटर है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो अभी जी। मंडोली जेल में लॉज्ड है सुकेश। तो ऐसे लोगों के साथ में ऐसे सेलिब्रिटीज कैसे जुड़ जाती हैं, मतलब? देखिए, बाहर का जो हमने सुना है, बाहर का जो सुकेश का बैकग्राउंड है वो अच्छा है। और इनकी जो वाइफ है, सुकेश की वाइफ, ये भी एक फिल्म में फीचर हो चुकी है जॉन इब्राहिम के साथ। अच्छा। हाँ, तो फिल्मी बैकग्राउंड है इनका। कौन इनकी वाइफ? मैं नाम भूल रहा हूँ इनकी वाइफ का। जॉन इब्राहिम के साथ एक मूवी में आई है, वो भी जेल में बंद है। अच्छा। ओके। जी। तो ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है सुकेश का। ये शायद पहले किसी पार्टी में जुड़ा हुआ था। तो ये जो भी चीजें हैं, निक्की तंबोली है या जैकलीन है, ये इनके बाहर के ताल्लुकात हैं। अच्छा। जी। तो आपके साथ में भी कभी रहा इंटरेक्शन सुकेश का? हाँ, मेरे पास जेल नंबर 14 में बंद था वो। और अच्छा। हाँ, मैंने जब इन्होंने एलिगेशन लगाए थे हमारे डीजी साहब के हाँ जी। ऊपर और कुछ ऑफिसर्स के ऊपर, उसके बाद मेरे को कस्टडी दी गई इसकी। अच्छा। जी। ओके ओके। तो हम एज पर लॉ जो चीजें हम कर सकते थे वो चीजें हमने की। जी। और इसको सुकेश को परेशानी भी हुई, हाँ जी। एलिगेशन भी इसने लगाए, जी। मेरे ऊपर भी लगाए। अच्छा। जी। ओके। हाँ, तो मतलब आपके ऊपर ही एलिगेशन लगा दिए उसका फिर? काम है, वो हर किसी व्यक्ति पे एलिगेशन लगाता है। और अब तो कोर्ट से लेके जज साहब हो गए या पुलिस है या जेल प्रशासन है, अब सबको पता है कि ये हर तीसरे व्यक्ति पे एलिगेशन लगाता है। ओके। जी। तो आपको कहीं लगता है कि गैंगस्टर्स जो हैं वो जेल से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं? कहीं पर ऐसी फीलिंग आती है? नहीं देखिए, अभी पीछे जो एक दौर चला, अभी पिछले हम 2 साल पहले की अगर हम बात करें, तो काफी ज्यादा हमें देखने को मिला कि राइवलरीज बाहर देखने को मिली, शूट आउट देखने को मिले। जी तो अभी तो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा सख्त है इन जी चीजों को लेकर। जी। क्योंकि इनके जो नॉर्थ इंडिया के क्रिमिनल्स हैं, इनको साउथ में शिफ्ट करने की बात चल रही है जी जी। या नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करने की बात चल रही है। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी आई हैं, हम उस पर वर्किंग भी कर रहे हैं। इनको बाहर भेजा जाएगा जिससे कि इनका सिंडिकेट टूट सके। बिल्कुल। हाँ, हाँ और अभी आप अक्सर आप देखते होंगे हरियाणा के डीजीपी साहब ओपी सिंह जी। जी हाँ, उन्होंने काफी अच्छी मुहिम चलाई। हमारे दिल्ली के सीपी साहब सतीश गोलचा साहब, जी। वो भी बहुत ज्यादा क्राइम को लेके अलर्ट है। तो ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे ये चीजें हम थोड़ा सा ज्यादा देखते हैं कि वो हाइप कर दी जाती है। आपने इसे बताया ना कि एक नेगेटिव चीजें फैलती हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो हाँ। आधे तो इनमें से सोशल मीडिया के गुंडे हैं। ये बात भी सही है कि सोशल मीडिया कम थोड़ी है। जी। हाँ। और ये सोशल मीडिया की बात हो रही है तो मैं ऑनलाइन स्कैम की भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, जिसके लिए मतलब
ये क्राइम भी तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है आजकल। देखिए, अगर इसकी ग्रेविटी को हम समझें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिविल क्राइम है या जो चीटिंग है जी। वो एज कंपेयर टू क्राइम वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेटल है। क्योंकि ये जो चीटर्स हैं, जो फ्रॉडस्टर हैं, ये आपकी कह सकते हैं कि सारी कमाई को एक सेकंड में साफ कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग जो हैं इस चीज को विक्टिम हो चुके हैं, बन चुके हैं। नहीं, इसमें जो विक्टिम है, एक्चुअल जो विक्टिम है, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली विक्टिम है, वो सब सफर करते हैं। बिल्कुल ठीक बात, सच बात है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो कौन से ऐसे स्कैम्स हैं, आप कुछ थोड़ा सा उस बारे में भी बताएं जो हमें थोड़ा सा हम अवेयरनेस स्प्रेड। देखिए, अभी गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से अवेयरनेस लेकर आ रही है। आजकल आप बहुत देखते हैं डिजिटल अरेस्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो हाँ। कोई भी एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन के सामने बैठ जाता है और वो अपने आप को अधिकारी बताना शुरू करता है कि गलत पार्सल आपके नाम पर आया या गलत चीजें आपके नाम पर आई हैं, उसमें ड्रग्स मिला है, इस तरह की चीजें, हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह डिजिटल अरेस्ट हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, इनके अंदर कोई भी इस तरह की डिजिटल अरेस्ट नहीं होती और ये पूरी तरह से फ्रॉड है। इस तरह की झांसों में बिल्कुल ना आए। बिल्कुल। क्योंकि अगर पुलिस को अपना काम करना है तो पुलिस आपके पास आकर आपको अरेस्ट करेगी। डिजिटली अरेस्ट जैसा कोई वर्ड पुलिस डिक्शनरी में या हमारे कानून में बिल्कुल नहीं है। तो किसी भी तरह डिजिटल अरेस्ट को ये ना माने कि हाँ आप अरेस्ट हो चुके हैं। ये टेलीग्राम स्कैम क्या होता है? टेलीग्राम स्कैम एक आपको कंपनीज अप्रोच करती हैं, आपको कहती हैं कि आप 5 रिव्यू दीजिए, आपको हर रिव्यू करने पे 200, 300, 400 इस तरह के आपको ऑफर्स देती हैं। शुरू में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको पैसा देंगी। जी, आपका बैलेंस सपोज दैट 10,000 हो जाता है। जी। फिर आपको बोलेंगे कि सर आप विड्रॉ मत कीजिए, 10,000 आप और डाल दीजिए, 20,000 का आपका पूल हो जाएगा, आपको 50,000 मिलेंगे। ऐसे करते करते कुछ टाइम तक आपको वो पैसा भी देंगे। बिल्कुल। हाँ। फिर जहां आपका पूल जाता है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जी, उसके बाद वो नंबर बंद मिलता है। हाँ। और जो आपका पैसा है वो आपने जिस भी अकाउंट के अंदर रूट किया है जी, वो अकाउंट भी खाली मिलेगा। वो मनी ट्रेल से वो पैसा दूसरे अकाउंट में जा चुका है। गॉड, ओ गॉड। तो ये एक तरह से टेम्पटेशन है, जो पहले तो आपको लगता है पैसा आ रहा है, उसके बाद जब वो एकदम सारा जाता है तो तब आपको अकल आती है। एग्जैक्टली। या अब मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान में फ्री जैसी चीज नहीं होती और शॉर्टकट कुछ नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, तो इस शॉर्टकट तो कहीं भी नहीं है। एग्जैक्टली। या तो इस तरह की चीजों में अगर ना ही पड़े तो अच्छा है। जी बिल्कुल। ये हमारी सभी ऑडियंस के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है, आई होप। आगे ये मैं फिर से बात करती हूँ दीपक जी, तिहाड़ जेल की, कि हमने सुना है कि स्मगल भी बहुत कुछ चीजें होती हैं जेल के अंदर, ड्रग्स हो जाती हैं अंदर, स्मगल, और ये क्या वेपन्स वगैरह भी जाते हैं अंदर, जैसे एक दूसरे को मार भी देते हैं कई बार। नहीं, देखिए, तिहाड़ के अंदर जो वेपन्स हैं, वेपन्स की स्मगलिंग एज सच देखने को नहीं मिलती। मेरे अपने खुद के टेन्योर में मैंने कभी आज तक सीज नहीं किया स्मगल्ड वेपन। अच्छा, तो फिर कैसे बहुत से हथियार बने हुए होते हैं इनके पास होते हैं, मिल जाते हैं, जिससे एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। जो नोटोरियस क्रिमिनल हैं ये कोशिश करते हैं गटर के ढक्कन से आयरन निकाला या गेट से आयरन निकाला। अच्छा, जेल के अंदर की चीजों से ही हाँ, है। एग्जॉस्ट फैन को उसकी पत्ती निकाल के उसका नाइफ बना लिया। तो ये सारे हैंडमेड यूज करते हैं। तो हमारी भी कोशिश रहती है। अभी हमने एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन वो सारे हमने प्लास्टिक के कर दिए हैं। ओके। जहां जहां हमें लगता है कि हम यहाँ से आयरन हटा सकते हैं तो आयरन हटा रहे हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। ओके। एंड व्हाट अबाउट ड्रग्स एंड ऑल? हाँ, ड्रग्स के इंस्टांस देखने को मिलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले तक इनकी जो मुलाकातें आती थी, जी जी जी, तो जो फैमिली है वो खाने के अंदर किसी भी तरीके से ड्रग्स की वो छोटी छोटी बॉल्स बना के खाने के अंदर डाल दिया। ओके। या जो इनके कपड़े आते थे, जी, कपड़ों की सिलाई के नीचे किसी भी तरह की चरस एंड ऑल जो सब्सटेंसेस हैं, अच्छा, हाँ, उसकी सीमिंग करते थे। ओह, हाँ, इस तरह से कोशिश रहती है। या कोर्ट प्रोडक्शन पे जाते हैं तो हाँ हाँ, तो कोशिश करते हैं अपने मिलने वालों से कि किसी भी तरीके से। तो आप लोग कपड़े सारे क्या अच्छे से चेक करते हैं फिर? अब जैसे आप लोगों को पता चल गया है कि इस तरह से आ सकती है ड्रग्स। अब तो हम जो इनके कपड़े हैं वो पानी में भिगोने के बाद फिर सुखा के फिर इनको देते हैं
क्योंकि कोई भी ड्रग्स है वो पानी में एक बार चली गई आने तो के बाद वो खराब हो जाता है। हाँ, उसका इफेक्ट जी। खत्म। बिल्कुल, ये बात तो सही है। और मैंने ये भी सुना है कि लड़कियां तक जेल के अंदर स्मगल करके लाई गई हैं। लड़कियां? हाँ, जेल में ऐसा भी कुछ हुआ है? ये मेरे रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, छोटा राजन जैसे अंडरवर्ल्ड को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, छोटा राजन का जो पुराना जो टाइम हम कह सकते हैं, उस टाइम पर जो हमने भी देखा बॉलीवुड की मूवीज में जी कि एक समय था, पर वो समय था। और जी। एट प्रेजेंट ऐसा कुछ कहीं बॉम्बे के माध्यम से भी कहीं सुनने को नहीं मिलता कि छोटा राजन का गैंग अभी कोई एक्टिव है या कोई हरकत करता है। हम्म। तो अभी इनको डिपोर्ट किया गया बाहर से। छोटा राजन को अभी तिहाड़ के अंदर बंद है, जी। जेल नंबर 2 में। हम्म। कुछ केसेस में विटनेस हैं ये। अच्छा, अब ये विटनेस बन चुके हैं? जी, कुछ केसेस में विटनेस हैं, विटनेस अगेंस्ट डी कंपनी है। जी। तो अभी इनकी जो गवाही है, बाकी चीजें चल रही हैं। तो अब ये जैसे विटनेस बन चुके हैं तो इनकी सिक्योरिटी ज्यादा रखनी पड़ती हाँ, होगी? एग्जैक्टली जो इनकी या सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसकी जिम्मेदारी तिहाड़ पिछले तकरीबन 3 सालों से हम्म बहुत अच्छे से निभा रही है। और आगे जब तक गवर्नमेंट का आदेश रहेगा, एज पर रूल जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तब तक वो निभाएंगे। दाऊद कहाँ है, किधर है नहीं है, ये कुछ किसी को पता है? क्या पुलिस को अंदर से कहीं इंफॉर्मेशन होती है इस बारे में? नहीं, देखिए, जो दाऊद है ये एक तरह से एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। जी बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस किसी जो पुलिस है वो स्टेट का विषय है। तो पुलिस से ज़्यादा बेहतर जानकारी जो हमारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, रॉ है, एनआईए है, उन्हें हाँ, पता होगी इस बारे में। हाँ, और बड़ा कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है। जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एजेंसीज हैं ये अपना काम कर रही हैं, पर कॉन्फिडेंशियल है तो जी चीज़ें पब्लिक फोरम में नहीं आती। बिल्कुल, क्योंकि कितने टाइम पहले की पिक्चर दाऊद की एक देखी गई, उसके बाद तो देखी ही नहीं गई। कई बार बोलते हैं कि शायद है भी नहीं, या मतलब कुछ पता ही नहीं है दाऊद के बारे में। जी। जी। तो क्या जेल के अंदर भी अलग-अलग गैंग्स बने हुए होते हैं, या जैसे अब लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, कोई और क्रिमिनल आया, उसका अपना गैंग, ऐसे भी गैंग्स होते हैं वहाँ पर? हाँ, देखिए, गैंग्स जो हैं वो रीजनल गैंग आप कह सकते हैं कि 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के एरिया में किसी का प्रभाव है, फिर वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा गैंग है। इस तरह के गैंग्स तो लोकल गैंग्स आप कह सकते हैं। जी। तो तो हाँ, वो गैंग्स तो आपको हर जेल के अंदर देखने तो को। उन लोगों में आपस में भिड़ंत होती रहती है क्या? नहीं, या इनका सेपरेशन हम रखते हैं। अच्छा। हाँ, तो जैसे मूवीज में तो दिखाते हैं ना, उस गैंग के और ये सामने आमने हो गए, लड़ाई हो रही है जबरदस्त, और नहीं, ऐसा इस टाइप का नहीं, नहीं। एक्चुअल में भी होता है या? इस तरह की सिचुएशंस को हम अवॉइड करते हैं। तो इनकी जो लॉजिंग है वो पूरी तरह से, वार्ड्स जो है इनके हम अलग रखते हैं, जेल से अलग रखते हैं। हम्म जैसे ए गैंग है उसको हम 1 नंबर वार्ड में रखेंगे, तो बी गैंग है उसको हम 10 नंबर वार्ड में रखेंगे, ये उनका इंटरेक्शन ना हो। ना हो, मतलब अगर होगा तो कभी ऐसा हुआ होगा ना कि कभी हुआ और गड़बड़ हो गई होगी इस नहीं, चक्कर हमें में? पता रहता है, क्योंकि जब इनमेट बंद होके आता है तो हम उससे जी पूछते हैं कि भाई आप किसी गैंग से जुड़े हो या नहीं जुड़े। जी और फिर हमारी इंटेलिजेंस भी है, उसके जी। आधार पे हम पता लगा लेते हैं कि ये हम्म। किस गैंग से है या इसको कहाँ रखना सेफ होगा। राइट राइट। तो बहुत से पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल जो जेल में आते हैं, कई बार बहुत से आते हैं, तो उनसे कैसे डील किया जाता है और उनका कैसा एटीट्यूड रहता है, बिहेवियर कैसा रहता है जेल में आकर? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल की, तो जो जेल है, जो जेल चलता है एक सेट ऑफ रूल्स पे, एक लॉज पे। हम्म। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ए ग्रेड है या कोई बी ग्रेड है। जी। हाँ, तो हाँ, इतना जरूर है कि जो किसी इनमेट को अगर किसी उससे किसी दूसरे को खतरा है या किसी दूसरे से उसको खतरा है, तो हम्म। उसका सेपरेशन हम कंसीडर करते हैं। अगर जी हमारी जो ऑनेबल कोर्ट है वो डिसाइड करती है या हमारे सीनियर डिसाइड करते हैं, जी। तो उसको कंसीडर हम जरूर करते हैं। बाकी तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है। आप बहुत सारे आप देखते होंगे न्यूज में कि बड़े से बड़े लोग आते हैं, पर वो सिंपल जैसे बाकी लोग रह रहे हैं, सो रहे हैं, सेम उसी ओके। तरह रहते हैं। तो जैसे अगर उनको अगर अपना कुछ सफाई करनी है, अपने अपनी जो भी उनको जो जगह मिली होती होगी, जो छोटा सा कमरा, या मुझे नहीं पता कैसा वो होता है उनका, और बाथरूम है, ये खुद साफ करते हैं, या जो ऐसे पावरफुल लोग होते हैं उनका छोटे कैदी साफ कर देते हैं, उनके बर्तन और ये सब नहीं, क्या रहता है नहीं, उनका? देखिए, जो उनका बेडिंग एरिया है, जो लॉजिंग है,
वो इंडिविजुअली उनको खुद मैनेज करना पड़ेगा। ओके, चाहे सीएम हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई भी पावरफुल हाँ, इंसान हो। उनको वो खुद मैनेज करेंगे और जी। बाकी जैसे जो ग्राउंड एरिया है जी। या हमारा जो रोड एरिया है, उसके लिए जो कन्विक्ट है उनको जो सैलरीज मिलती हैं, जी। हाँ, उनकी एक तरह से लेबर होती है और उसके बदले में वो उनको वेजेस हम देते हैं, पर डे वेजेस। अच्छा, जी। जैसे इन लोगों को कुछ ना कुछ काम तो करना होता है ना सारा दिन में, कुछ के ऐसे ही बैठे रहते हैं जो सारे ही कैदियों को मिलता है या कुछ को मिलता है कि नहीं, सारे दिन में कोई? कन्विक्शन के बाद, जी। हाँ, कन्विक्शन के बाद में कन्विक्शन ही। के बाद वो डिपेंड करता है उनकी जो कन्विक्शन नोट है उनका, या जो भी कन्विक्शन उनको हुआ है उसमें क्लियर लिखा रहता है कि आरआई या एसआई। एसआई मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट, अच्छा। और आरआई रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट, ओके। सश्रम कारावास जिसको बोलते हैं। सश्रम कारावास, हाँ, तो हाँ। जिनका सश्रम कारावास है उनसे हमें लेबर लेनी है। मुझे कुछ संजय दत्त का भी याद आ रहा है कि उन्होंने भी काम किया जी हाँ, शायद वो लाइब्रेरी में कुछ ऐसा, लाइब्रेरी में कुछ कुर्सियां बनाई थी, कुछ ऐसा हाँ किया था हाँ उन्होंने, कुछ जी। काम किया था जो मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये मोस्टली सभी को करना, सश्रम कारावास सबके लिए होता है या? वो डिपेंड करता है, जो डिपेंड हाँ, जो करता है। उनका कन्विक्शन वारंट है, कन्विक्शन पे डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या आदेश देती है। ओके। अदरवाइज मॉर्निंग में उठने का, रात को सोने का कुछ रूटीन होता है इन हाँ, लोगों का? पूरा सेट है, सनसेट से लेके सनराइज का पूरा रूटीन रहता है। सनराइज पे इनका हेड काउंट होता है, उसके बाद जिन इनमेट्स को कोर्ट पे जाना है उनको कोर्ट भेजा जाता है, जिनको हॉस्पिटल जाना है उनको हॉस्पिटल, या जिनकी मुलाकात है उनको मुलाकात पे, और अच्छा। बाकी लोग वार्ड्स में रहते हैं। अच्छा। हाँ, और पॉइंट टू पॉइंट चेकिंग है सबकी। अब जैसे ये जो पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग सेल होती है क्या, या नहीं, ऐसा मतलब कुछ नहीं। ये भी बीच में ही होते हैं वो उनके? डिपेंड कर, मैंने बताया ना कि कुछ लोगों जिनका लगता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न है, उनको अलग हाँ रखा वो जाता है। हाँ वो अपील करते हैं, उनकी अपील को हम एग्जामिन करते हैं या कोर्ट एग्जामिन करती है। अगर कंसिडरेशन करना है तो डिसाइड करके उनको अलग रखते हैं। तो एक उसमें कितने होते हैं, जैसे जो? देखिए, ये अलग अलग है। कुछ जेल्स के अंदर आपको 30 से 35 लोग एक बैरिक के अंदर बैरिक में? अच्छा। देखने को मिलेंगे। जो अच्छा। सेल्स हैं, सेल्स में 3 से 5 लोग सेल के अंदर रहते हैं। अच्छा। और कुछ जगह ऐसे भी हैं जो मेंटली रिटार्डेड हैं, कुछ क्रिमिनल्स, साइकोलॉजिकल क्रिमिनल्स जिनको जी। कहते हैं, उनको सिंगल भी लॉज करते हैं। ओके। चंद्रकांत झा को बहुत टाइम तक सिंगल लॉज किया था। हाँ बिल्कुल, वो डेंजरस हो गया एक तरह जी का हाँ, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है कि वो रात को सोते हुए बराबर में जो उसके सो रहा है उसको परेशान। उसको हाँ हार्म ना जी। करते कुछ भी, बिल्कुल। तो अब जैसे ये इन्फ्लुएंशियल और ये पावरफुल कैदी जैसे होते हैं, तो इनसे मिलने के लिए भी बहुत से लोग आते होंगे, सेलिब्रिटीज भी आते हो शायद। तो क्या उन लोगों को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, मिलता है, उनके परिवार वालों को, या उनसे मिलने जो भी आ रहा है उनको? नहीं, तिहाड़ में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। आप हाँ जी। से 10 लोग मिल सकते हैं तिहाड़ जेल के अंदर। जो इनमेट है बंद होके आएगा, 10 लोगों की वो लिस्ट देगा, हम्म। और 10 में कोई भी 3 लोग अपनी मुलाकात बुक कर सकते हैं। हफ्ते के अंदर 2 दिन वो मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा। और उसी तरीके से नॉर्मल जंगले पे जैसे मिलते हैं, बीच में पार्टीशन रहेगा, दोनों साइड इंटरकॉम होते हैं, इधर से वो बात करता है और सामने से विजिटर बात करता अच्छा, है। इस तरह से बात हाँ, होती और ये है। सारा कैमरा मॉनिटर होता है। कैमरा मॉनिटर करता है, ओ ग्रेट। सो पैसा और पावर जो है ये जेल के रूल्स को कहीं सॉफ्ट करता है, कहीं आपको लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जेल के रूल्स रेगुलेशन में, क्योंकि एजेंसीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, हम्म। और मुझे नहीं लगता कि पैसा, पावर, पोजीशन से जेल काटने में कोई। बोला तो जाता है कई बार, पैसा, पैसे से सब कुछ खरीद लिया जाता है, पावर है तो सब कुछ मुमकिन है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी पीछे बहुत से पॉलिटिशियंस भी जेल के अंदर रहे, जी। तो उनकी भी बहुत सी न्यूज़ के माध्यम से हमने देखा कि उनका जो लाइफ स्टाइल था वही नॉर्मल था। सेलिब्रिटीज भी संजय दत्त की आप बात कर रहे थे, वो भी कुर्सियां बुनते नजर आए। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत से बड़े चेहरे आते हैं बंद होके, हम्म। पर ऐसा नहीं है कि पैसे से चीजें हो जाती हैं। सुब्रतो रॉय अभी बंद थे, जी उन्होंने भी बहुत टाइम जेल में टाइम स्पेंड किया, और भी बहुत से लोग। जी जी। तो जैसे ये जो हाई प्रोफाइल कैदी होते हैं, पावरफुल हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी किस चीज का, किसी ऐसी कोई ऐसी चीज भी होती है जिसका उनको बहुत डर रहता है जेल के अंदर? देखिए, तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पे, पर हाँ, अगर हम बात करें कोई भी
पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे कि वो अपनी इज्जत से बहुत डरता है कि उसकी इज्जत खराब ना हो। क्योंकि जेल के अंदर एक सिपाही भी अगर है तो उसके सामने चाहे कोई भी खड़ा है, चाहे कोई नेता है, मंत्री है, कोई स्टार है, सब तो बराबर है, एक कैदी है। हाँ, सब बराबर है उसके नजरों में, सामने वो एक इनमेट है। तो अगर उस इनमेट को अपनी इज्जत प्यारी है तो वो सिपाही से भी बहुत अदब से और तरीके से रूल के मुताबिक बात करेगा। तो उसे अपनी इज्जत प्यारी है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आप कह सकते हैं आपकी लैंग्वेज में बड़े लोग, तो एक इज्जत का तो है कि उस चीज का डर रहता है, इज्जत खराब ना हो। अंदर ही क्यों आते हैं तब इज्जत कहाँ जाती है। एनीवेज, तिहाड़ जेल ने आपको एक इंसान और सिस्टम के बारे में सबसे सच्ची बात क्या सिखाई है? देखिए, तिहाड़ में मैंने अपने टेन्योर में इतने केसेस देखे, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक जो ट्रस्ट आप कर लेते हैं ना, ब्लाइंड फेथ, वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाता है। बहुत से केसेस ऐसे देखने को मिले, और रिलेशंस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, जी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि चीजें ऐसी हो सकती हैं। और जब वो एफआईआर में या चार्जशीट में आती हैं तब देख के कान खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी केस हो सकता है। ओहो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो ट्रस्ट है वो ब्लाइंड फेथ ना करें। अपने रिश्तों में तो होता ही है ना जी, ट्रस्ट। अपनी ज्यूरिस्प्रूडेंस का पूरा भरपूर आप इस्तेमाल करें। जी, हाँ, अपनी बुद्धि विवेक से चलें, वो अंधविश्वास ना करें, किसी भी रिश्ते पर अंधविश्वास ना किसी पे कर। ना करें। कोई दीपक जी, कोई ऐसी कहानी है जो आज भी आपको रात को नहीं सोने देती? हाँ, मैं अंधविश्वास की और उसी की मैं बात बता रहा था कि थोड़ा सा एक एज ग्रुप होता है, जिसे कहते हैं 15, 16, 17, 18। जी, जी, ये बंदर वाली एज होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे पास एक केस आया गुड़गांव से। तो एक छोटी सी बड़ी प्यारी फैमिली थी। मैंने बाद में जो स्टडी की, थोड़ा सा पर्सनल इंटरेस्ट लिया मैंने उसमें। तो एक लड़का था, नाम तो नहीं लूंगा मैं उसका, उसने जस्ट 18 अपना क्रॉस किया था। तो फादर साहब सबकी फैमिली में होते हैं कि जी, एक बॉसी नेचर जरूरी भी है, घर के मुखिया हैं। जी, तो उसको वो डांटते थे, झगड़ा करते थे कि तू बाहर कहाँ रहता है, एजुकेशन पे ध्यान दे, पढ़ाई कर। और उसकी एक छोटी बहन है, मम्मी है। तो 4 लोगों की टोटल फैमिली है, गुड़गांव के रहने वाले हैं। तो एक दिन फादर साहब ने अ, वो घर लेट आया, उसके मुंह से कुछ ड्रिंक की स्मेल भी थी, तो उसकी पिटाई कर दी। जी, तो उसने ना एक्चुअली, जो बाद में मैंने देखा चार्जशीट में, अपने दोस्तों के साथ ना कोई एक रूम लिया हुआ था। तो रूम में इस एज में गर्लफ्रेंड बना लेते हैं जी, बच्चे अपनी। तो वो गलत संगत में पड़ गया, उसने गर्लफ्रेंड बना ली, शराब पीना, ये सब चीजें उसकी लाइफ का पार्ट बन गई। तो उस रात को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि पापा रोज मारते हैं, रोज डांटते हैं, मैं लेट आता हूँ, अपनी गलतियां छोड़ के रात को सोते हुए वो कैंची तोड़ता है। सिंपल सीजर सबके घर में होती हैं। अभी आप हथियार की बात कर रहे थे, ये हथियार तो घर में होते हैं। उसने वो कैंची तोड़ी और इधर फादर सोए थे, बीच में वो सोया था, और इधर मदर थी। तो फादर को उसने स्टैब किया सीधा चेस्ट पे। तो उसकी मदर उठती है, मदर फादर को बचाने की कोशिश करती हैं, हम फिर इधर मदर को स्टैब किया। फादर मदर जैसे आपस में वो फिर घर में चिल्लाना, शोरगुल का माहौल। तो बहन दूसरे रूम से आती है, वो बचाने की कोशिश करती है, उनको स्टैब किया। और रात भर तीनों लाशों के साथ रहा। सुबह 9 बजे उसने सरेंडर किया। तो आप ये देखिए कि एक रात में उसने अपनी पूरी फैमिली खराब की। जी, और अपनी पूरी फैमिली एक रात में उसने खराब की, और अगले दिन उसे शायद पछतावा हुआ होगा जी, कि नशे के या गलत संगत के चलते उसने सारी चीजों को ना ज्यादा नुकसान कर, मतलब उसे बाद में रियलाइजेशन तो हुआ हो शायद कि उसने कितना बड़ा अपना ही नुकसान कर लिया। देखिए, ये जो 16, 17, 18 की एज होती है, ये बिल्कुल एक कह सकते हैं कि एक अबोध एज है। बच्चे को कोई ज्ञान ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल सही बात है। बहुत ही हॉन्टिंग स्टोरी है ये, मतलब दिल दहला देने वाली स्टोरी है।
मेरे पास भी एक है, मैं आगे कभी बताऊंगी आपको। मतलब इस तरह की बातें जो हैं वाकई में आपको अंदर तक हिला देती हैं। जी। तो और ये एज जो है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए हाँ, बच्चों का। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। तो जो हमारी जेल में, जो तिहाड़ जेल में जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो लोग भी कभी, क्या होता है कुछ ऐसा कि किसी चीज को लेकर रोते हो या इमोशनल होते हो? हाँ, जनरली जैसे फेस्टिवल्स हैं, त्योहार्स हैं, तो उन पर फैमिलीज़ को मिस करते हैं। इनके अपने बर्थडे हैं या हर व्यक्ति के जीवन में 8-10 डेट ऐसी होती हैं जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं कि आज मम्मी का बर्थडे है, पापा का बर्थडे है, बिल्कुल। आज मेरी शादी की सालगिरह है, हाँ, या आज मेरा बच्चा हुआ था। इमोशंस तो हैं। इमोशंस, हाँ, इमोशंस होते हैं इंसान के अंदर। हाँ तो ऐसे टाइम पे देखते हैं हम कि कहीं न जी। कहीं लो फ़ील करते हैं, रोते जी हुए मिलते बिल्कुल। हैं, परेशान मिलते हैं। तो उनकी काउंसलिंग करते हैं टाइम टू टाइम। हम मुलाकात के टाइम पे अक्सर बेचारे जाते हैं, बहुत खुशी के साथ जाते हैं जंगले पे मिलने, और जब आते हैं रोते हुए बाहर रोते आते हैं। हुए आते हैं, हाँ। फैमिलीज़ ये हैं। बड़ा तकलीफ दे है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार भी वही है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। देखिए, या हमें ऐसा लगता है कि जो जेल जो काट रहा है वो एक इनमेट काट रहा है, पर ऐसा नहीं है। तो जो जेल है वो पूरी फैमिली सफ़र करती है। बिल्कुल सही बात है। पेरेंट्स भी हैं तो बिल्कुल पेरेंट्स सफ़र करेंगे, वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, सब सब सफ़र सफर करते हैं। करें, बिल्कुल। तो दीपक जी, जब कोई कैदी सुधर कर बाहर जा रहा होता है, उसे पता चलता है कि उसकी कैद खत्म हो गई, कई बार जल्दी भी, मुझे लगता है अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें जल्दी खत्म कर दी जाती नहीं, है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, कहते हैं ना कि अच्छा व्यवहार था इसलिए जल्दी उनका नहीं, जो देखिए, टाइम है। अच्छे व्यवहार के बेसिस पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हम कह सकते हैं पर्क्स दिए गए हैं कि अच्छा। आपकी पैरोल है, फरलो है, हम्म। ये चीज़ें ग्रांट हो जाती हैं। तो इनके बेसिस पे जो इनमेट है उसको लगता है कहीं न कहीं कि अब मैं बाहर जाके ठीक से रहूँगा तो शायद मैं परमानेंटली बाहर जी हो जाऊँ, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो कहीं न कहीं जेल के अंदर भी ठीक रहता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर जेल से कोई भी पनिशमेंट अगर उसकी नोट होती है, तो उसकी पैरोल, फरलो, ये लिबर्टीज़ कर्टेल हो जाती हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और उसकी आगे बची हुई ज़िंदगी के लिए भी, ये दोनों में कहीं न कहीं हेल्पफुल है। गुड। तो अब जैसे जब कोई बाहर जा रहा होता है तो वो खुश होता है या कहीं इमोशनली सबके साथ जेल में अटैच्ड हो गया, तो जेल भी अपना घर सा लगने लगा है, कुछ ऐसी फीलिंग्स भी हो रही हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, खुशी होते होंगे हाँ, सारे बाहर हर जाते हुए। व्यक्ति चाहता है हाँ। कि बाहर जाए, अपने फैमिली, अपने समाज, अपने दोस्तों के कई साथ। बार मैंने ये भी सुना है कि बाहर जाने से डरते हैं कि जेल में सेफ है, बाहर निकलेंगे तो डर है हमारे लिए। देखिए, बाहर मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है कि जो ऑर्गेनाइज़ क्राइम कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं शायद बाहर खतरा है कि बाहर मैं जाऊँगा तो मेरा राइवल मुझ पे अटैक ना कर दे, हम्म। या जिनके पास कोई काम नहीं है, जो होपलेस हैं, जो जिनको लगता है कि यार मैं सोसाइटी में कुछ कर नहीं पाऊँगा, जी। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से खाना-पीना, सोना-रहना मिल ही रहा है। सब कुछ मिल रहा है, हाँ। हाँ, तो उनके अलावा बाकी जो एक कॉमन मैन है, आपके हमारे जैसा है, तो वो हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं बाहर जाके और अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाऊँ। आप गलत रास्ते पर जाते हुए यूथ को कोई एक लेसन देना चाहेंगे, एक सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा यूथ है जितना क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया चलाता हूँ, जी। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने भी कहा कि नेगेटिव कंटेंट बहुत वायरल होता है। जी। तो ये ना बड़ी एक दिखावे की दुनिया है, बड़ा अच्छा लगता है देखने से कि भई हाँ, फलाना आदमी गैंगस्टर है या इसका गैंग चल रहा है। पर इन गैंगस्टरों को हमने और रात को तकिए में मुँह दबा के रोते हुए देखा है। तो ये दुनिया बहुत अलग है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा यूथ है, अपने करियर बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। क्योंकि आप अब आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि सब जितने क्रिमिनल हैं, अपने गाँव का या अपने एरिया का नाम साथ में लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक अच्छे अधिकारी बन के आप निकलते हैं, अच्छे बिज़नेसमैन, आप अच्छे स्पोर्ट्समैन बन के निकलते हैं और फिर अपने एरिया का आप नाम लगा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं एक प्राइड मूवमेंट है, आपके लिए, बिल्कुल। परिवार के लिए, फैमिली के लिए, आपके उस एरिया के लिए, जी। और ना कि आप एक गैंगस्टर कहलाएँ। बिल्कुल, और तब आप अपना नाम लगा रहे हैं आगे, अपने नाम के आगे, इस और तरह से। और मुझे ऐसा लगता है हमारा जो यूथ है पूनम जी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल अगर सिंसियर नोट पे कुछ भी वो करना चाहे, प्राइवेट जॉब अगर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 2 से 3 साल का पीरियड मोर देन एनफ है।
उसमें कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं आप उसको खड़ा कर सकते हैं, फोकस करें अपना, आपका Exactly. फोकस, आपका पूरा कंसंट्रेशन उसमें होगा जी तो वो आपकी हैबिट बन जाएगा धीरे एग्जैक्टली धीरे। एग्जैक्टली बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात कही हैबिट भी आपने। बनेगा, आपका करियर भी बनेगा। और बिल्कुल ये तो जो बदमाशी और ये सब चीजें हैं 2 3 5 साल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल और हाँ। और जैसे अभी नेगेटिव कंटेंट की बात हो रही थी दीपक जी, तो मैं बताना चाहूंगी कि समाज चेंज भी हो रहा है कहीं ना कहीं। एक मैं पॉजिटिव बात करना चाहूंगी यहाँ पर कि मैंने एक रील बनाई थी, आरोही केस हुआ था एक, मुझे याद नहीं है वो कहाँ का हुआ आरुषि था। आरोही, आरोही करके बच्ची थी, वो खो गई थी महाराष्ट्र में। जी और फिर उसे पुलिस लगी रही थी, 6 महीने बाद जाकर वो बच्ची को ढूंढ कर लाकर माँ बाप को दिया था। तो वो मैंने एक रील बनाई थी, वो ऐसे वायरल गई कि लोगों को लगा कि पुलिस का अच्छा काम जो होता है उसको क्यों नहीं हम ग्लोरीफाई करते। हम पुलिस के ऊपर दोष तो लगाते हैं, ये कर दिया वो हो गया, मतलब गलत समझते हैं। एक ऐसा ही इंसिडेंट मैंने कहीं डिस्कस भी नहीं किया, मैं सोशल मीडिया की वो बताता हूँ। मेरे एक पड़ोसी हैं, वो न्यूली मैरिड, उनकी शादी हुई तो उनकी वाइफ पार्लर जाती हैं जी। तो उन्होंने अपना जो मंगलसूत्र निकाल के रख दिया, आंखों पे खीरे चिपका लिए, हम्म। खीरे लगा के वो लेट गई। तो दूसरी कोई लेडी आती है और उन्होंने वो मंगलसूत्र उठाया जी और लेकर वो भाग गए। जी। तो सिर्फ 2 CCTV कैप्चर हुए, एक तो वहां से अंदर से उनका हल्का सा फेस दिखा, एक गली में जब वो निकल के जा रही थी, एक वो फेस। तो वो साहब जाते हैं थाने, अब उनका उस जो वो चोर थी उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। जी तो पुलिस को बहुत दिक्कत हुई ढूंढने में, जी। 2 दिन लग गए, 2 दिन तक अनट्रेसेबल। उन्होंने मुझसे शेयर किया कि भैया ऐसे ऐसे हो गया। हम्म तो मैंने कहा यार ठीक है, आप मेरे को डिटेल दो। हम्म। तो मैंने उनका अपनी स्टोरी पे लगाया, वो दोनों फोटो डाले और लिख दिया कि रिक्वायर्ड इंटेरोगेशन इन 1 केस और DMS। आप यकीन मानिए 2 घंटे के अंदर मेरी स्टोरी पे 1.5 लाख व्यू थे। ओह गॉड। और 2 घंटे के अंदर वो लेडी ट्रेस हो गई। वाओ, क्या बात है। हाँ वो हाँ लेडी ट्रेस होती है, उससे फिर रिकवरी भी हुई। जी फिर उस लेडी से इंटेरोगेशन की कंसर्न पुलिस ने, जी। तो पता चला कि वो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं थी, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसकी वजह से जिसकी वजह से उसे करना पड़ा। उसके फादर सब्जी की रेडी लगाते हैं, हम्म कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, कोई कुछ नहीं। हम्म। तो बस कह सकते हैं कि शायद उसको लालच आया एकदम, या कुछ भी उसने किया। जी तो सोशल मीडिया की पावर अपने आप में बहुत अच्छी है। जी तो अच्छी चीजें अगर हम वाइड स्प्रेड करें जी। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। अभी एक बच्ची के लिए हमने अपील की, हम्म एक SMA करके डिजीज है। हम्म तो हमारे एयरफोर्स के जवान हैं, उनकी बेटी को 9 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। हमने 2 करोड़ 2 महीने के अंदर 9 करोड़ रुपए, अच्छा। हाँ उनके लिए क्राउड फंडिंग की। वाओ, क्या बात है। हाँ और मतलब औरों के पुलिस, लिए भी कर रहे हैं। पुलिस ऐसे काम कर रही है और पुलिस ईमानदार भी है। और भी बहुत से ऐसे केसेस हमें अब सुनने को मिलते हैं। कई लोगों ने, अभी किसी के यहाँ चोरी हुई तो उन्होंने बोला मेरे इतने के गहने चोरी हुए हैं, कम करके बताए, और जो मिले पुलिस ने ला कर दिए वो डबल था अमाउंट। जैसे अगर वो जी उन्होंने बोले 50 लाख के, तो वो 1 करोड़ के गहने निकले और पुलिस ने वो ला कर दिए। तो पुलिस इतनी ईमानदार है, हमें ट्रस्ट होना चाहिए पुलिस पर एग्जैक्टली। और प्राउड फील करना देखिए चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग यूनिफॉर्म सर्वेंट, जब तक आप सही हैं आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी हाँ आपको सही रहना है, पर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सही नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे साथ सही हो जाए, वो तो आप खुद गलत हैं बिल्कुल। और फिर आप पुलिस को गलत ठहराएं, हाँ, तो वो तो ये नासमझी है। बिल्कुल सही बात है। जी अच्छा दीपक जी, अगर आप लॉ मेकर से कोई एक बात या कोई एक रूल या कोई लॉ अगर चाहे कि चेंज करवाना चाहे, क्या हो सकता है वो? देखिए ये जो मेरा भी विषय है वो जो हमारे ऑनेबल जज साहब हैं या बाकी जो सीनियर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट है, वो भी जानते हैं। जो अभी हमारा स्पीडी ट्रायल कहीं ना कहीं एक और ज़्यादा अच्छे वे में होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ट्रायल चल रहा है जिसके अंदर सपोजिट सजा ही 7 साल है और 4 साल तक वो ट्रायल चला, 4 साल बाद वो बरी हो गया। पर 4 साल तो एक तरह से उसने जेल में सलाखों के पीछे वो रहा, काट ली। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजें थोड़े सा फास्ट ट्रैक को फास्ट। और होनी चाहिए। हाँ और इस तरह की चीजें अगर रहेंगी तो वो जो 4 साल उसने काटे, क्योंकि जो टाइम का लॉस है वो इरिपेरेबल है, बिल्कुल।
तो उसकी कोई वापसी नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये अगर इसको थोड़ा सा कम्यूट कर सके जी एनी हाउ, बिल्कुल। हाँ, तो वो चीजें रहनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो केसेस हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो इसके अंदर बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो इसका मिसयूज करती हैं। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। जी। तो हाँ, उसके लिए कुछ लॉज, जैसे झूठे आरोप लगाना। एग्जैक्टली। जी 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 जी। बिल्कुल। जैसे मैंने भी बहुत से सुने हैं कि अपने इन लॉज के ऊपर झूठे केस, हस्बैंड के ऊपर झूठे केसेस बना देना। अब मेरे पास एक केस आया था, शायद 2013 में एक केस था। जी। उसमें लड़की ने जिस लड़के के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज किया था, ऑलरेडी वो पहले 2 लोगों पे कर चुकी थी। ओह गॉड। तो इसके लिए कुछ लॉज ऐसे बनने चाहिए। हाँ, मतलब एक सिस्टम ऐसा डेवलप होना चाहिए कि थोड़ा सा जो एक्यूज्ड है उसका तो एंटीसीडेंट हम निकालते हैं, पर कहीं ना कहीं कंप्लेनेंट है उसका एंटीसीडेंट भी हमें देखना चाहिए। देखना अब जरूरी हाँ, है। कि प्रीवियस बिल्कुल हिस्ट्री इसकी क्या रही है, इसने क्या बिल्कुल किया ठीक है। बात है। अब किसी फीमेल का बार बार ही रेप हो रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है। आप लोग अपनी सैलरी से खुश रहते हैं? आप आर यू हैप्पी? जो आपकी सैलरी मिलती है अच्छी मिलती है, क्या वो रहता है? देखिए, सैलरी तो अपने आप में सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है कहीं ना कहीं, हम्म। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं पर्क्स और इंसेंटिव। हम अच्छा काम करते हैं तो हमें जो इंसेंटिव है, जैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर कि आपको टारगेट दिया जाता है तो आप उसको अचीव करते हैं, आपको इंसेंटिव मिलते हैं, तो जी एक जी एक अलग ज़ील पैदा होती है। जी बिल्कुल। हाँ, तो इस काम करने के लिए आपको एक एनकरेजमेंट है वो। जी जी, जी। हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो हम देखते हैं, सिर्फ मैं पुलिस की बात नहीं करूंगा, कि एक फिक्स सैलरी है, सबको पता है कि भाई हाँ तनख्वाह आनी है, मैं चाहे काम करूं ना करूं, तनख्वाह आनी है। जी तो एक अलग जोश पैदा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए मुझे लगता है कि इंसेंटिव्स रहने चाहिए, पर्क्स रहने चाहिए, पुलिस के अंदर ओटीपी होने चाहिए, जी आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस। जी जी तो जी। मुझे लगता है कि और ज्यादा अच्छे से चीजों को हम कर पाएंगे। ग्रेट। छोटे छोटे मेरे 2-3 सवाल हैं। सबसे ज्यादा डेंजरस एज ग्रुप क्या है? सबसे ज्यादा डेंजरस एज ग्रुप 14 से 16 है। 14 से। ओके। बिल्कुल अबोध एज है, कुछ नहीं पता कि चीजें क्या होंगी क्या नहीं होंगी। सबसे कॉमन क्राइम? ये पेटी ऑफेंसेस ज्यादा हैं, चोरी करना, स्नैचिंग करना, ये बड़ा कॉमन है। ओके। गली में चलते हुए आप भागते हुए किसी का मोबाइल आप छीन लो, किसी का गेट खुला है चुपचाप से भाग के जाओ, मोबाइल उठा के आप निकल जाओ, ये सब ये क्राइम। बड़ा कॉमन है। हाँ। जेल को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? गलतफहमी तो बहुत सारी हैं। तो जैसे कहते हैं कि भाई, अभी आप बात कर रहे थे कि जो गैंगस्टर्स है उनका एक मतलब शेल्टर है, जी आपने इनडायरेक्टली शायद वही आप कहना चाह रहे थे, तो ऐसा नहीं है। जी तो जेल में इनको सुधारते भी हैं हम, जी हर तरीके से सुधारते हैं। अब वो डिपेंड करता है सामने वाले पे, वो सुधरना कैसे वो चाहता किस है। तरह से वो सुधरता है या नहीं सुधरता। नहीं, दोनों तरह से सुधारते हैं जी। एक क्राइम जो लोग लाइटली लेते हैं पर बहुत सीरियस होता है? इसमें तो पूनम जी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी है। कि जैसे अगर हम वुमेन की बात करें तो कोई आपको स्टॉक भी कर रहा है, तो आज आपको स्टॉक कर रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो जी। कल को हो सकता है वो आपको किडनैप भी कर ले, या गलत आपके साथ रेप या कर आपके दिया। साथ गलत हरकत भी करे। जी जी जी, तो ये तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल। बिल्कुल बिल्कुल। तो वी हैव टू बी केयरफुल एंड टाइम से हाँ, कंप्लेन इसमें करनी मैं यही चाहिए। कहना चाहूंगा कि जहां आपका इंटेलेक्चुअल, आपका जूरिस्प्रूडेंस कह रहा है कि हाँ ये चीज गलत है, तो आपको ऑब्जेक्ट सावधान करना हो चाहिए। जाए, हाँ, सावधान हो जाए। और सावधान नहीं, आपको उसको टोकना भी इमिडिएटली है, बिल्कुल बहुत चाहे जरूरी वो है। एक हाँ टॉफी की चोरी है, जी चाहे किसी ने आपको देख के स्माइल दी, या जी किसी ने कुछ भी, क्योंकि सबको दिख जाता है, पता लग जाता है कि हाँ ये चीजें गलत है, जी बिल्कुल। तो एक इमीडिएट रिएक्शन आना बहुत जरूरी है। वाह दीपक जी, आपने बहुत ही सहजता से और बहुत ही खूबसूरती से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सी हमें इंफॉर्मेशन मिली, एक अलग ही इंफॉर्मेशन मिली, एक नए जगत की, जो हमारे लिए सभी के लिए जानना जरूरी था। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू पूनम जी।